बड़ा बाबू बनना चाहता था, हथियारों का तस्कर था ये तो। लेकिन वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो सीसीटीवी फुटेज उसके घर में थी उसको किसी ने देख लिया। और जो पुलिस वाले थे, आप देखिए उन्होंने किस तरीके से अपराधियों की तरह उस लड़के को फंसाया। उनको पूरी अच्छी तरह से मालूम था कि अंकित त्यागी किस वक्त घर से निकलता है और उसकी बाइक में कैसे उनको हथियार रखना है और कहां पर चेकिंग अभियान चलाना है और कहां उसको पकड़ा जाएगा। तो पूरी तरह से अंकित त्यागी को हथियार तस्कर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सर सबसे बड़ी बात यह है, हाँ। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से वो फिर चाहे एनडीपीएस की बात करें या ऑर्डिनेंस की बात करें, ये जो तमाम इस तरह, चाहे एक हथियार लगाया आपने उसको अपराधी बना दिया। आप भी इस बात की बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो सीसीटीवी सामने नहीं आता तो अपराधी बन गया होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के केसेस आप आखिरी में जाकर जब कोर्ट में भी जाते हैं, तमाम जगह, वो कितने सस्टेन कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मनसा, क्या पुलिस की मनसा को कोर्ट समझ पाती है? देखिए ब्रजेश, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए, जो पुलिस की लिखापढ़ी होती है, पुलिस की लिखापढ़ी बिल्कुल अलग होती है और एक्चुअल सीन अलग होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने पहली बार किसी के पास से फर्जी हथियार प्लांट किए। देखिए, पुलिस को कई बार बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनको सजा दिलाने के लिए हथियार प्लांट करने की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत से मैंने ऐसे केस देखे हैं ब्रजेश, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, सही अपराधी पुलिस को पता है कौन है, वो पकड़ा गया, लेकिन कई मामलों में पुलिस को जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है जिसको आलाए कत्ल कहते हैं, अगर वो बरामद नहीं होता तो पुलिस को ब्रजेश कई बार आलाए कत्ल फर्जी बरामद करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से इलाकों में गुंडे बदमाश होते हैं और लोगों को धमकाते हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता। तो ऐसे में पुलिस कई बार क्या करती है ब्रजेश, कि उसके ऊपर फर्जी तरीके से हथियार लगा देती है या स्मैक या चरस उनके ऊपर लगा देती है। लेकिन वो पुलिस की इंटेंशन बैड नहीं होती, वो गुड इंटेंशन होती है कि भाई एक अपराधी है, भले ही उसके खिलाफ कोई शिकायत ना कर रहा हो, लेकिन पुलिस की ड्यूटी बनती है उसको जेल में रखना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस अपराधी से समाज को मुक्ति मिल जाती है, भले ही पुलिस ने उसके ऊपर फर्जी एनडीपीएस एक्ट लगाया हो जो स्मैक की तस्करी कही जाती है, या फर्जी उसको आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जेल में डाला हो, लेकिन वो अपराधी होता है। हालांकि पुलिस को ऐसा भी नहीं करने का हक नहीं है कि आप फर्जी प्लांट कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा ये होती है उसमें कि समाज का हित उसमें होता है। जितने दिन अपराधी जेल के अंदर रहेगा उतना पुलिस के लिए अच्छा रहेगा। अब कुछ होता है, कुछ अधिकारियों का दबाव होता है। अधिकारी पुलिस से कहते हैं कि आपको प्रिवेंटिव एक्ट की कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि जो आंकड़ों की लिखापढ़ी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है पुलिस डिपार्टमेंट पे। तो पहले तो हर बार दबाव रहता था पुलिस के ऊपर कि प्रिवेंटिव एक्ट में आप कार्रवाई करिए। आप समझिए प्रिवेंटिव एक्ट क्या होते हैं। प्रिवेंटिव एक्ट में हो गया गोकशी में गिरफ्तारियां, चाकू में गिरफ्तारियां, एनडीपीएस में गिरफ्तारियां और आर्म्स एक्ट के मुकदमे, शराब के मुकदमे। तो इनकी भरपाई पुलिस को करनी होती है। पहले तो हर बार प्रेशर पुलिस के पास रहता था, लेकिन अब जब चुनाव आते हैं तो चुनावों में आप देखिए कि कितने जिलों से खबर आती है कि हथियार तस्कर पकड़े गए, हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, इन हथियारों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और पंजाब में इन हथियारों का इस्तेमाल होना था। तो आखिर चुनाव के समय में ही इतने सारे हथियार क्यों पकड़े जाते हैं? तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है प्रिवेंटिव एक्ट में कार्रवाई करने का, तो इसलिए ये पकड़े जाते हैं। और जो ये मेरठ का मामला सामने आया है, कई मामले में पुलिस जो निर्दोष आदमी होते हैं, जो सीधे साधे आदमी होते हैं, उनके ऊपर हथियार क्यों लगाती है पता है आपको? वो इसलिए लगाती है क्योंकि मान लीजिए मेरी किसी से ब्रजेश रंजिश चल रही है और मैं अपने प्रतिद्वंदी को किसी मामले में फंसा दूं तो मेरा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जमीन का मामला चल रहा था, उनको लगा कि जो अंकित त्यागी है वो एक ना एक दिन आईएएस अधिकारी बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, तो फिर उसके परिवार को दबाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो जेल चला जाता है किसी मामले में, एक तो वो डीएम नहीं बन पाएगा, दूसरा जो जमीन का विवाद चल रहा है, जमीन पर हम लोग कब्जा कर लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो इलाके का थानेदार था, ऐसी खबरें आ रही हैं, उसको कुछ पैसे दिए, उससे साठगांठ उससे करी। ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि एक आईएएस ना बन पाए। ब्रजेश उसके बाद उस थानेदार को पैसे दिए गए, उसने 2 पुलिस वाले भी ड्यूटी लगाई। और आप देखिए पुलिस वालों को भी मालूम था कि वो लड़का अंकित त्यागी एक टीचर भी है, बच्चों को पढ़ाता है, आईएएस अधिकारी बनना चाहता है। तो ऐसे युवक को तो सैल्यूट करना चाहिए था, उसकी मदद पुलिस को करनी चाहिए थी कि भाई अगर जो उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है पुलिस, उसके खिलाफ कोई मुकदमा लिख दे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को आप देखिए, पुलिस ने उस पढ़े लिखे युवक को हथियार तस्कर बना दिया। मेरा ये सवाल है, देखिए अश्वनी दुबे जी भी मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो जुड़े हैं, उनसे मैं चाहता हूं वो भी इस पर अपनी एक राय दें कि एक सीधे साधे युवक को अपराधी बना दिया जाता है तो हम पुलिस की थ्योरी पर कैसे विश्वास करें?
अश्वनी जी। जी बिल्कुल, देखिए ये रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। जब सरकार का कोई नुमाइंदा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या किसी और जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ सरकारी व्यक्ति हो, झूठे दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर जब किसी व्यक्ति को किसी केस में फंसाने की कोशिश करता है, तो इंडियन पीनल कोड में उसके लिए प्रावधान है धारा 220। आईपीसी की धारा 220 में साफ तौर पर यह होता है कि जो व्यक्ति यह जानता है कि वह कानून के खिलाफ यानी विधि के प्रतिकूल काम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है सेक्शन 220 में। लॉ कमीशन ने भी, जब जस्टिस बीएस चौहान लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, जिसको मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट भी बकायदा 30 अगस्त 2018 को भारत सरकार को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने कहा थी अगर किसी केसेस में पुलिस के द्वारा रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन किसी व्यक्ति का किया जाता है, तो उस केस में पुलिस को भी उसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। आज जरूरत इस बात की है, ये पहला केस नहीं है अंकित त्यागी। इसके पहले आप याद करिए राघवेंद्र जी की एक विष्णु तिवारी, जो 20 साल से एक एट्रोशियस SC/ST एक्ट के केस में, जो बांदा या ललितपुर के रहने वाले थे, 20 साल तक बंद थे। मुकदमे में अल्टीमेटली दोनों कोर्टों ने पाया कि उनका कोई दोष नहीं था। उनके फादर की डेथ हो गई, उनकी मदर की डेथ हो गई, उनके भाई की डेथ हो गई, और 23 साल से 43 साल की उनकी एज हो गई। और जब जेल से बाहर आए तो पूरा परिवार खो चुके थे। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया कि वो फेक केस पुलिस ऑफिशियल्स, उस समय के जो थानेदार थे, उन्होंने उनके ऊपर इंस्टीट्यूट किया था दूसरी पार्टी से मिलकर के। तो ऐसे केसेस में जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी किसकी, चाहे पुलिस की या दोषी कोई और व्यक्ति अधिकारी है उसकी, तब तक इस तरह के मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होते रहेंगे। अंकित त्यागी का मामला, मतलब एक व्यक्ति जो अपने टीचिंग करके काम कर रहा है, उसका जिसका सुनहरा भविष्य है, उसको पुलिस के ऑफिशियल्स जाते हैं और झूठे आर्म्स एक्ट केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। जरा आप सोचिए कि ऐसे कितने लोग इस देश में इस तरह की व्यवस्था से फंसे होंगे, जो अदालती व्यवस्था में निश्चित तौर पर न्याय मिलता है, लेकिन न्याय बड़ी देर से मिलता है, और जब न्याय मिलता है तब पता चलता है कि बहुत देर हो जाती है। अश्वनी जी, कई मेरे जेलर दोस्त हैं, जेल सुपरिटेंडेंट को मैं जानता हूं, जब उनसे कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, कहते हैं कि यार पुलिस वाले तो फर्जी आरोपों में लोगों को जेल भेज देते हैं। लेकिन देखिए अंकित त्यागी के मामले में खुलासा हो गया, क्योंकि उन लोगों के पास सबूत नहीं होते जो निर्दोष हैं। यहाँ पर तो खुलासा हो गया। तो हमारे जो दर्शक हैं और हमारे साथ जो अंकित त्यागी का परिवार है वो भी जुड़ा हुआ है, तो आप उनको क्या राय देंगे कि पुलिस वाले जो अधिकारी हैं वो तो अपने सिपाहियों को बचा रहे हैं, उनको जेल भेज देना चाहिए था उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर, तो अब इनको क्या लीगल ओपिनियन इनको आप देंगे? क्या इनको पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए?